हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग संविधान से रिलेटेड जो भी प्रमुख जानकारियां हैं, और हम लोग इस सेशन का नाम दिए हैं सफर संविधान का। और इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, ये आपके सामने दूसरा वीडियो है। कल की वीडियो में हम आपको बताया है कि संविधान क्या होता है और हमारे जीवन में संविधान का क्या उपयोग है, तथा इससे रिलेटेड कुछ अनुसूचियों को हम बताए थे। अनुसूची क्या है? 5 अनुसूचियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अनुसूची कितने हैं? अनुसूची 12 है। कितने हैं? 12 अनुसूची हैं, जिनमें से 5 अनुसूचियों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। पहला अनुसूची है, पहला अनुसूची हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला अनुसूची हम लोग पढ़ते भारत राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। दूसरा है वेतन, है ना, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका वेतन किस प्रकार से वितरित किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। और तीसरा अनुसूची के अंतर्गत उनका शपथ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ कैसे दिलाया जाता है, उस तीसरे अनुसूची में उसके बारे में बताया गया है। चौथा अनुसूची है राज्यसभा। राज्यसभा के अंतर्गत किन किन सीटों का बंटवारा है, किन किन राज्य को कितने कितने सीट दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया था। पांचवा अनुसूची में आपका है SC ST, जो भी निचले वर्ग के जातियां हैं SC ST के अंतर्गत, उनको विकास के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, उनका विकास उत्थान किस प्रकार हो, उसमें प्रावधान है। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? अनुसूची नंबर 6। ठीक, अनुसूची 6 में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अनुसूची 6 क्या कहता है? पूर्वोत्तर राज्य। इसमें पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने कुछ विशेष उनको छूट दिया है ताकि उनका विकास हो चुके। जैसे कि 4 आप लोग देख लीजिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके विकास के बारे में इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि उनका विकास। ये जब भारत आजाद हुआ था ना, तभी से ये पिछड़े हुए थे, क्योंकि ये क्षेत्र आपको आदिवासियों का ज्यादातर क्षेत्र माना जाता है और इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। इसलिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसूची 6 के अंतर्गत इनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं तथा इनको छूट भी है केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पर विशेष प्रकार का काम केंद्र सरकार द्वारा भी होता है। ठीक ना? तो इन अनुसूची 6 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन है। ठीक, शक्ति का विभाजन क्या है, अब बात को समझिएगा। हमारे देश के अंतर्गत केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, समवर्ती सूची भी है। तो कोई भी देश अगर बहुत बड़ा है, ठीक, कोई भी देश अगर बहुत बड़ा है तो उनकी भाषाएं अलग होंगी, उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा, उनके खान पान अलग होंगे तथा उनकी संस्कृति भी अलग होंगी। कहावत भी बहुत सारे हैं हमारे देश में है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, है ना ऐसा? अब मान यहाँ से कुछ दूर जाए तो नानों का भाषा चलने लगेगा। बिहार में तो देख लो, बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है भारत के अंदर, और दुनिया में सबसे अधिक भारत के अंदर ही संस्कृति है। इसलिए भारत को माना जाता है कि ये इसमें बहुत सारे जितने दुनिया की संस्कृतियां हैं सम्मिश्रित हैं, क्योंकि जो भारत एक ऐसा देश है जिसमें 1000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। समझ, दुनिया में सबसे अधिक भाषा भारत के अंदर बोली जाती है तथा यहाँ का पहनावा एक संस्कृति ढंग से है, एक बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में? क्या हुआ है आज के डेट में? जो भी पहनावा पाश्चात्य सभ्यता का गया है। पहले टी शर्ट, टॉप शॉप, ये सब नहीं था। पहले भारत के अंदर क्या था? जो भी महिलाएं थी सिंपल, या तो घूंघट में होती थी, या तो साड़ी, या तो बच्चियां हैं तो बहुत फ्रॉक में हो गई, या तो क्या बोलते हैं सूट वूट में हो गए। आज के दौर में देखो जींस या टी शर्ट तो झाड़ के चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? तो ऐसा बात नहीं है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, तो जब इतना बड़ा देश है, ठीक ना, जब इतना बड़ा देश है तो उस देश को एक सरकार नहीं चला सकती है। वैसे देश के अंदर संघात्मक व्यवस्था लागू होती है। ध्यान रखिएगा, जब बहुत बड़ा देश होता है उनकी बोली अलग होती है, भाषाएं अलग होती हैं,
बहुत सारे के कल्चर अलग अलग होते हैं, बहुत सारे के खाने पीने के व्यंजन अलग। खाने पीने के व्यंजन की बात कर लो, बिहार में लिट्टी चोखा है। अब साउथ में चले जा तो साउथ में देख लो इडली हो गल, सांभर, वाड़ा साड़ा, पता नहीं क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। ओड़ा पाव भी, हाँ ओड़ा पाव भी होता है। अगर ये हर आदमी चले जाए उधर खाना नहीं होता है तो हमको खैले नहीं होगा। इधर के आदमी कम से कम इतना चावल दाल रोटी सब्जी को चाहिए ना, तब खाएंगे। और उधर का लेकिन एक चीज है, जो साउथ का भोजन होता है ना, बहुत समझ लो कि हेल्दी होता है, उसमें उतना तला तेल की मात्रा नहीं होती है, बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी लोग उधर के लोग तगड़े भी होते हैं। थोड़े भोजन खाएंगे लेकिन स्वास्थ्यवर्धक होता है ना। और उधर के भोजन में ज्यादातर देखिएगा नारियल के चटनी का उपयोग होता है। नारियल का सबसे अधिक उपयोग भी होता है, हर एक जगह होता है। तो कहने को साउथ का जो भोजन है अच्छा भोजन है। वैसे हम लोग का भोजन बहुत अच्छा है, लिट्टी चोखा अचार बिहार का फेमस है ना। बिहार की प्रमुख मिठाई में जिलेबी आती है। बिहार की प्रमुख मिठाई, भारत की बहुत सारी है मिठाइयां हैं, एक थोड़ी है ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग कल्चर। अब बात हम कर दें तो भारत में जब इतने चीज एक साथ हैं तो वहां पर वैसी चीजों को एक साथ बांधने के लिए संघात्मक व्यवस्था लागू होता है, ठीक ना। संघात्मक व्यवस्था इसलिए लागू है क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। और एकात्मक व्यवस्था कहाँ होती है? एकात्मक व्यवस्था वैसी होती है जहां पर छोटा देश हो, जिससे कि आपको हो गया सोवियत संघ हो गया है ना, ब्रिटेन हो गया। देखो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर एकात्मक व्यवस्था है, वहां पे इंग्लिश हर एक जगह है, सबको इंग्लिश बोलना है। भारत के अंदर क्या है? देखो भारत सरकार ने अपने तरफ से सबके लिए दो भाषा अनिवार्य किया है, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद आपका जो भी मन है भोजपुरी बोलिए, आपका मन है पंजाबी बोलिए, तमिल बोलिए या कन्नड़ बोलिए, सब कुछ अपने क्षेत्र में बोल सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय भाषा की बात कहा जाएगा तो हिंदी है, सेकंड पर आपको इंग्लिश अनिवार्य है, आपको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बिहार में भोजपुरी, भोजपुरी तक भोजपुरी भाषा खराब नहीं है, लेकिन जो नाचने गाने वाला सब गंदा इतना कर दिया है ना गाना गा गा कर, कि अब इतना बिहार के गाना में अश्लीलता है कि लोग गाना के नाम पर ना बिहार को बदनाम कर देते हैं। सच्ची बात है कि गाना के नाम पर, गाना में ऐसा ऐसा अभद्र गाना गाया है, ऐसा ऐसा खराब खराब सीन लेकर वीडियो बनाया हुआ है भोजपुरी गाना के अंदर कि लोग खाली भोजपुरी के नाम पर घृणा करते हैं। आप लोग देख लीजिए कि और भी साउथ की मूवी है, हिंदी मूवी है, बहुत सारे अच्छे कमाते हैं, लेकिन भोजपुरी केवल बिहार तक ही सीमित है या बहुत बहुत उत्तर प्रदेश तक, और कहीं आगे जाती है। रीजन है कि हम लोग भाषा के साथ बहुत खिलवाड़ किए हैं। नहीं तो भोजपुरी भाषा बहुत समृद्ध और बहुत मीठी बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ के लोग हैं गाने जो गवैया लोग हैं वही ज्यादातर बर्बाद किए हैं भाषाओं को। नहीं तो बिहार की ऐसी भाषा नहीं थी, भोजपुरी बहुत अच्छी। पहले की मूवी देख लो, बहुत सारी मूवियां हैं, गंगा मैया तो के पेरी चढ़ीबो, दुल्हा गंगा पार के, नदिया किनार मुर्गा, ये सब भोजपुरी फिल्म है, सही बता रहे हैं। ये सब बहुत हमने बॉक्स ऑफिस में उसमें बहुत चले हुए मूवी है, ऐसा बात नहीं है, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं। अच्छे अच्छे गाने आज भी वहां के चलते हैं। आजकल का भोजपुरी अगर मूवी आ गया, गाना आ गया, तब पता है 2-4 दिन चलेगा, बहुत 1 महीना चलेगा, इसके बाद भुला जाएगा, नहीं होता गानों था वो। लेकिन देखो नदिया के पार का गाना है, जितना भी गाना है आज भी हिट है। अब देखो बच्चे, देखो ध्यान सुनिए, जो शक्ति का विभाजन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे देखिए कि जो शक्ति का विभाजन हुआ अनुसूची 7 के अंतर्गत, तो जो केंद्र सरकार थी मुख्य मुख्य शक्तियां अपने पास रखी। क्या है? जो भी मेन शक्तियां थी अपने पास रखी। इनमें केंद्र सरकार द्वारा जो भी शक्ति का विभाजन हुआ प्रमुख 3 रूप से हुआ। पहला संघ सूची हुआ, दूसरा हुआ राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार इस पर कोई भी कानून बनाई, ठीक ना। जो भी मेन पावर थे ना केंद्र सरकार अपने पास रखी, और जो भी छोटे बड़े जो भी और पावर थे राज्य सरकार को दी। राज्य सूची के अंतर्गत इसमें राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएगी वो अपने राज्य के अंतर्गत सीमित रहेगी। जैसे बिहार में कोई भी कानून बना नीतीश कुमार द्वारा, मान लो कन्या उत्थान योजना, आप लोग को 50,000 दिया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है यही 50,000 और राज्य में मिले, इससे ज्यादा मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। तो अपने अपने राज्य के स्तर पर बनाए गए नियम है। तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएगा, ठीक।
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोई भी कानून को बनाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची के अंतर्गत काम करेंगे। लेकिन यहां भी कंडीशन है, अगर दोनों कहीं में तकरार हो गया और राज्य सरकार कहे कि नहीं हमारा बात मानना चाहिए, और वहीं पर केंद्र सरकार संघ सूची कहे कि नहीं हमारा बात होगा, वहां पर सर्वमान्य बात होगी केंद्र सरकार की। क्योंकि भाई देश सर्वे सर्वा है, पहले राज्य सर्वे सर्वा है, पहले देश प्रथम होता है, इसके बाद कोई भी राज्य होंगे, है ना। तो इसमें केंद्र सरकार की बात को सबसे ज्यादा मान्य किया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो शक्तियों के विभाजन किस किस आधार पर होता है, अभी हम आपको बताएं। संघ सूची, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। केंद्र सरकार अपने अंतर्गत मेन चीज को रखी है। शुरुआत में संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। और संघ सूची के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है मेन चीज को अपने हाथ में रखी, जैसे जल सेना हो गया, थल सेना हो गया, वायु सेना, ये तीनों सेनाएं भारत केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार में राज्य पुलिस है, लेकिन ये जो मेन सेनाएं हैं वो आपके पास किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार सेना नहीं रखती है, पुलिस रखती है। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस होते हैं ना, वो सेना नहीं है, वो पुलिस है, ठीक ना। उनको होम गार्ड का भी पदवी, उनको होम गार्ड कहा जाता है। तो इसके बाद केंद्र सरकार रेलवे रखा, डाक को रखा अपने अंतर्गत, इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था रखा, परमाणु को भी रखा। अगर मान लो परमाणु व्यवस्था अपने पास नहीं रखेगा तो आए दिन हर एक राज्य अपना अपना परमाणु बम छोड़ने लगेगा। बिहार के हम अलग छोड़ेंगे, पश्चिम बंगाल के हम अलग ही छोड़ेंगे। अगर मान लो कि ये परमाणु शक्ति वाला अगर पूरा का पूरा अगर हाथ में शक्ति दे दिया गया होता तो हमको लगता है कि ऐसे ऐसे कुछ विरोधी राज्य हैं एक दूसरे के कि डायरेक्ट यहाँ से परमाणु बम छोड़ देता है वो राज्य पर। इसलिए केंद्र सरकार होशियार है, कहे कि ना ये तुमको देवे नहीं करेंगे, इसे तो बवाल कर देगा, गृह युद्ध हो जाएगा घर में, तब तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। तन को भी थोड़ा तकरार हुआ, छोड़ा परमाणु बम ढाई देना, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। तो ये बहुत मेन चीज को अपने पास रखा, और जो भी शक्तियां थी किसको दे दी? राज्य सूची को, राज्य सरकार को। ये राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार खुद उस पर कानून बनाती है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। शुरुआत में इसमें 66 विषय थे और उसको घसका दिया और कम किया, तो 66 को मत 61 बोला, ज्यादा मतलब तो बोला 61 को, 4 को कम कर दिया। इनको क्या किया दिया कि भैया देखो पुलिस रख लो अपने पास, और पुलिस रख लो, जेल रख दो, जेल में जो भी अपराधी पकड़ाएंगे अब सेंट्रल सरकार के पास हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर कोई क्रिमिनल है, लाठी मार कर लिया, तो लाठी मार कर लिया, अब केंद्र सरकार थोड़ी पकड़ के ले जाएगी दिल्ली में, इसलिए जेल बनाया गया। कोई भी छोटा मोटा अपराधी होंगे उनको जेल में आप आराम से ले जाकर बंद कर सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। किसानी है, कृषि है, कृषि पर जो भी लगान होता है, आप लोग देखे होंगे खेत का रसीद करता है ना, तो जो भी रसीद करता है उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। भारत में ऐसा हम लोग फ्री में नहीं है, घर का भी टैक्स कर देते हैं, और जो खेती करते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है, उसको अप्रत्यक्ष कर है, आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ कट रहा है आपको, लेकिन हम लोग देते हैं हर एक जगह। बिजली बिल दे ही रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं उसका भी करता है। जब पूरा रसीद जाता है ना, साल भर 6 महीना पर महीना कटा सकते हैं, उसका पैसा कट के वहां जमा होता है सरकार के पास। तो ये कृषि व्यवस्थाएं हैं, जितने भी किसानी के कार्य हैं, अनाज बेचना हुआ, चाहे कुछ भी करना हुआ, टोटल राज्य सरकार के पास बेचेंगे, ये नहीं कि केंद्र सरकार के पास। इसके बाद जन स्वास्थ्य, जिससे जन स्वास्थ्य में क्या हो गया, सदर अस्पताल, भगुआ का मान लो कि और भी अलग अलग, जैसे कि ब्लॉक में देख सदर अस्पताल है, तो जो सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार के पास है, जो भी जन स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन है, उसके अंतर्गत काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, बीएचयू में जाइए देखिए, वो राज्य सरकार का नहीं है। बीएचयू के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काम होता है, हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। व्यापार कर लीजिए, व्यापार में जो भी बेचना खरीदना हुआ, ये भी आपको राज्य सरकार के अंतर्गत। अब देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकार मिलकर काम करती है। जैसे ले लीजिए, इसमें पहले से 47 था, अब इसको बढ़ाया गया, 52 किया गया है। 47 विषय रखे गए थे, 47 वो काम रखा गया था, विषय का मतलब कि हाई काम होगा, लेकिन इसको और बढ़ाकर अब कितना किया गया, 52 किया गया है। समवर्ती सूची की एक विशेषता है
कि इसमें राज्य सरकार, दोनों सरकार होंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन चलावा किसका होगा? चलावा होगा इसमें केंद्र सरकार का, इन्हीं का राज्य सरकार का चलावा होगा। जो दबंग है उसी का चलावा होगा। भाई केंद्र सरकार तो केंद्र भाई खुद सरकार है, पूरे देश को देख रहा है। तो मेन बात होगा, अगर कहीं भी ऐसा कुछ तकरार वाली बात आती है उसमें मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं सुना जाएगा। ऐसी बातें उसमें कही गई। ये भी अपने पास रखा शिक्षा देखिए, दोनों इस पर बहस करेंगे। दोनों का अधिकार है ना। जैसे देखिए मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे BHU हो गया, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे इग्नू हो गया, सब सारे, हाँ इग्नू, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपका वहां पर नई दिल्ली में है ना। तो वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। शिक्षा पर दोनों लोग विचार बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। अगर बिहार में नई शिक्षा नीति लाना है, उस पर केंद्र सरकार भी संशोधित करेगी और राज्य सरकार भी संशोधित करेंगे। दोनों के मिली जुली विचारों के बाद सबके बीच में लाया जाएगा कि ये शिक्षा संबंधी कानून है। तो उसमें दोनों लोग काम कर। बिजली है, बिजली पर कटौती होगी तो हम लोग जितना बिजली बिल उसमें से केंद्र सरकार भी लेगी और राज्य सरकार, दोनों बंटवारा करेंगे। बिजली तो मान लो कि बन रहा है तो उसमें केंद्र सरकार भी लेगी और राज्य सरकार, दोनों लोग आपस में बंटवारा करेंगे। तो वहां से होगा समाचार पत्र आ रहे हैं, समाचार पत्र कोनो राज्य का ही थोड़ी होता है, तो सबका होता है समाचार पत्र। या विवाह संबंधित जो भी है दोनों, जैसे कि मान लो कि आजकल ज्यादातर वो होता है कोर्ट में शादियां होती हैं, है ना। तो जो कोर्ट की शादियां होती हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत दोनों की होती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम के अंदर कि विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो दोनों सूची अर्थात समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समान अधिकार होता है। तो ये तीनों मेल थे। विवाह करवाते हैं? नहीं बच्ची, विवाह नहीं कराता है, करे कानून उसी के अंतर्गत रखा गया है कि उस पे अगर राज्य सरकार बाई चांस कभी ऐसा कहते कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अब उस पर एक्शन लेगा डायरेक्ट केंद्र सरकार, कि क्यों नहीं, इसमें तो हम भी इन्वॉल्व थे, हम भी, हमारे सामने सारी चीज हुए हैं, उस पर एक्शन केंद्र सरकार भी ले सकती है, ठीक ना। इसलिए इसमें रखा गया है। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक ना, तो सारी बातें सब एक एक चीज को खोज खोज कर लिखा गया, ये फिक्स कर दिया गया। लेकिन संविधान जो बनाने वाले थे बहुत खोपड़ा वाला थे, कहा कि ठीक बा, हल तो मान लो कि टोटल काम है, ठीक है, चल रहे हैं। मान लो कि आगे विकास हुआ, कुछ नए नए चीज का खोज हुआ, ठीक ना, नए नए चीज का खोज हुआ, बहुत सारी चीज, तो आगे तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आज नहीं है, आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई नया चीज का खोज हो गया, तो अब किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे। अब यहाँ तो झगड़ा होगा, फिर दबंगी तो केंद्र सरकार की चलेगी नहीं, हम तो भाई केंद्र हेड है, हमारा ही चलना चाहिए। तब उन्होंने एक अलग से सादा पन्ना छोड़ दिया, उसको बोला गया अवशिष्ट सूची। सादा पन्ना छोड़ा, जो भी नया चीज होगा ना, अब उसमें जो भी बाद में आएंगे अब इसमें नहीं जोड़े जाएंगे, इसमें तकरार नहीं करना है, अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे अवशिष्ट सूची, ठीक ना। अवशिष्ट सूची पर अधिकार होगा केंद्र सरकार का। किसका होगा अधिकार? अवशिष्ट सूची पर। जैसे कि पहले फेसबुक नहीं था, नया फेसबुक आ गया। ट्विटर नहीं था, नया आ गया। ट्विटर क्या होता है? इंस्टाग्राम नहीं था, नया आ गया। ये सब सोशल मीडिया जितनी बात होती है ना, ट्विटर जितना है, चाहे सोशल मीडिया की जितनी बातें हैं, पहले पैसा फोन पे से नहीं जा रहा था, गूगल पे से, ये सब नया चीज आए हैं। अब तो समस्या होगी, क्योंकि ये सारे संवैधानिक चीज के अंतर्गत ही देश के अंदर लागू होना चाहिए। नहीं अपने मन से कुछ लागू करने लगो, अपने मन से देश में कुछ भी चलाओ, ऐसा नहीं है। पहले केंद्र सरकार उस पर अच्छे प्रकार से गहन अध्ययन करती है, ताकि हमारे देश की जनता है उनको कोई चूना ना लगे, कोई उनको घाटा ना लगे। नहीं तो विदेश की बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनियां हैं, तुम्हारे पैसा लेकर भाग जाएंगी। फोन पे इतने में लोगों को यूज कर रहे हैं, कितना अरबों खरबों पे लेके तो पलायन कर जाएगी। इसके लिए कहा गया कि जो भी नई नई चीजों का इन्वेंशन होगा, खोज होगा, हम लोग इनमें नहीं जोड़ेंगे। अब नई एक अवशिष्ट सूची है, उसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो अवशिष्ट सूची का एक नया कोरा पेज इसलिए रखा गया कि जो भी नई नई चीज का आविष्कार आने वाले समय में होगा, इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक ना। केंद्र सरकार न करते हैं? हाँ, इसके भी ये केंद्र सरकार के देख रेख में होगा, उसका कंट्रोलिंग पावर केंद्र सरकार के बीच में होगा, ठीक ना। तो परमाणु ऊर्जा हो गया, सोशल मीडिया जितने भी हो गए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी सारी चीजें हैं, उस पर कंट्रोलिंग पावर किसका है? केंद्र सरकार का। अगर फेसबुक से कोई क्राइम होता है ना, तो डायरेक्ट केंद्र सरकार एक्शन लेती है, समझ लो।
डायरेक्ट केंद्र सरकार एक्शन लेगी तुमको, ऐसे नहीं होगा। तो ये सारे चीज पर इनका अधिकार है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। ये बहुत बार पूछता है, क्योंकि आपके लुसेंट में आप बुक में देखे ये 3 को दिया हुआ है, इसको नहीं दिया हुआ है, इसको अलग से देता ही। बहुत सारे मतलब बीपीएससी का हो गया, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो गया ना, उससे पूछता है कि अवशिष्ट सूची क्या है। अवशिष्ट जैसे कि देखा फेसबुक किसमें रखा गया है भाई, तिल्लू में नहीं रखा गया है, उसमें रखे अवशिष्ट सूची में रखा गया। क्वेश्चन पूछता है कि अवशिष्ट सूची पर सबसे अधिक अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अभी तक हम लोग 7 पढ़ लिए अनुसूची। पहला में क्या पढ़े थे? पहला में भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। दूसरा में वेतन की बात कही गई, जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी वेतन है। तीसरा में किसकी बात कही गई है? तीसरा में आपको उनके शपथ की बात कही गई है ना, उनकी शपथ सबके लिए है। और चौथा में उनकी राज्यसभा की शक्तियां है ना, राज्य में कितने कितने सीटों का बंटवारा होगा उसके बारे में। पांचवा में कहा SC ST है, जो भी नीचे दबे कुछ लोग हैं उनको विकास के लिए, उत्थान के लिए। इसके बाद छठवां में देखिए पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, आपको 4 प्रमुख राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो पिछड़े राज्य हैं उनको विकास करने के लिए विशेष योगदान, विशेष सहायता प्रदान करने के लिए इसमें रखा गया है। इसके बाद आप 7वां पढ़ रहे हैं, शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन में ये सारी बातें 7 को क्लियर हो गया ना, 7 को आपको माइंड में हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची 8 के अंतर्गत जो प्रमुख बातें थी, भाषा को जोड़ा गया। शुरुआत में जो संविधान बनकर तैयार हुआ ना, 14 भाषा को स्थान दिया गया था ना, 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में फिर 8 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। उनमें से 8 थी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली और डोंगरी। है? फिर से एक बार लेते हैं, घबरा जा रहा है। अनुसूची 8 है ना। देखिए अनुसूची 8 जो बहुत ही प्रमुख है, इसमें भाषा को जोड़ा गया है। शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 14 भाषाएं थी, है ना। 14 भाषाओं को, भारत की जो मेन भाषाएं थी उनको दर्जा दिया गया था। फिर बाद में 8 भाषाओं को दर्जा दिया गया। अब मिलाकर कितने में? 22। प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत, ठीक ना। तो अनुसूची 8 में भाषाओं को रखा गया है। 8 वो कौन कौन से जोड़े गए हैं देख लीजिएगा, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये सारी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। देखिए अनुसूची 9 में बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरुआत में भारत में जमींदारी प्रथा थी, एक एक लोग के पास 500-500 बीघा, 1000-1000 बीघा था, है ना, जमीन थे। जब इतने सारे जमीन थे तो और जो लोग थे उनके पास जमीन कम थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थे, तो जमींदारी प्रथा थी। तो इसको भी समाप्त करना भारत में बहुत ही जरूरी था, बहुत जरूरी था, है ना। क्योंकि जमींदारी प्रथा जब तक थी, एक तरह से हुकूमत वाला शासन कि मेरे अंदर इतने लोग काम करें, है ना, तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था, ताकि सबको एक अच्छी मात्रा में जमीन मिले, सब लोग उसमें अच्छे प्रकार से खेती करें, ठीक। और मान लो कि हमारे पास 1000 बीघा खेती है, तो हम कितना उसको संभाल पाएंगे बताइए तो। और वही जमीन कम कम लोगों में बढ़ जाए तो उसको अच्छे प्रकार से खेती होगी और उसकी उत्पादन क्षमताएं बढ़ेंगी। तो इसी प्रकार से ये प्रथम संशोधन किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, और जब प्रथम संशोधन किया गया तब भूमि सुधार लिया गया, और उसमें जमींदारी को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब उन्होंने भूमि सुधार चालू किया, लागू किया, तो जितने भी जमींदार थे उनकी सारी जमीनों को समाप्त किया। पता है क्या किया था उस समय? जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, रातों रात अपने जमीन को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में बांट दिया उन्होंने। 2 बीघा तुल लो, 4 बीघा तुल लो, 10 बीघा ऐसे ले लो, वो दे सकते थे अपने, वो किसी के नाम कर सकते थे। उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास जमीन था, सोचे कि हम दे दें, बाद में हो सकता है हमको मिल जाए, या मान लो कि अगर हमसे जाएगा सरकार पूरी ले ही लेगी, ऐसा करते हैं कि दे ही देते हैं। तो उन्होंने पर रिलेशन बहुत सारी जमीन को बांट दिया। हम लोग नहीं थे उस समय, है ना, होते तो कुछ 2-4 बीघा मिल ही गया होता किधर से, है ना। तो ना ही अब ना ही सरकार में लागू हुआ
1951 में संशोधन किया गया संविधान के अंतर्गत कि जो भी बहुत सारे ज्यादा जमीन वाले हैं ना, उनके जमीन को रोक के दूसरे बांट दो। तो मान लो कि हम अपनी जमीन को दूसरे तीसरे में बांट दें, दूसरे बिरादर में बांट दें, उससे बड़े अपने बिरादर नहीं बांटा, अपने भाई बिरादर उनके बांट दें। ऐसे किए वो लोग, रातों रात समझ लीजिए जितना भी जमीन था उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में कर करके अपने भाई बिरादर में सब लोग बांट दिए। ऐसा किया गया जमींदारी प्रथा में, रातों रात ऐसा किया गया था, क्योंकि अगले दिन से लागू होने वाला था। ऐसा कहा गया कि जो भी जमीन है आपको इस तारीख से भारत सरकार की हो जाएगी, जो भी जमींदारी प्रथा समाप्त होगी। तो कहा कि इससे बढ़िया कि जमीनियों को बांट दो टुकड़ों टुकड़ों में सबको पास, वो हमका आने वाले समय में मदद भी कर सकते हैं। उनकी जमीन को हम हो सकता है कि उसके बदले में कुछ कम ही पैसा दे दें। अगर मान लो हमारे पास 100 बीघा, चाहे आज के डेट में 1000 बीघा जमीन है, सरकार कर दे कि कल तुम्हारा जमीन पूरी नीलामी हो जाएगी, आज तक तुम्हारा है, हम क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा है कि 1 लाख रुपया डिसमिल, 1 लाख रुपया बीघा ले लो। आज मान लो कि जो 5 लाख रुपया बीघा है और हम लोग 1 लाख रुपया बीघा देने लगेंगे तो भीड़ लग जाएगी हमारे पास। वही बात उस समय में हुआ। बहुत सारी जमीन को तो पैसे बहुत कम दाम पे, पैसे पर 2 रुपये 4 रुपये में दे दिया गया। बहुत सारी जमीन को तो रिलेशन में से प्रसाद की तरह बांट दिया गया। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट, अनुसूची 9 में भूमि सुधार किया गया, ठीक ना। और भूमि सुधार में क्या हुआ? 1951 का प्रथम आपका संशोधन भी हुआ संविधान का। यही से बताया जाता है संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उसमें किया क्या गया था? तो भूमि सुधार को किया गया था। ये अनुसूची 9 आपको ये बताते हैं, ठीक ना। इसके बाद 2 को 3 बस तो खत्म कर दे कह देते हैं, क्या है? 4-5 मिनट और लगे। देखिए अनुसूची 9 तक हम लोग पढ़े। अनुसूची 10 में देखिए, अनुसूची 10 में दल बदल है। ये 92वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा है कंपटीशन में कि दल बदल कानून किसमें है, तो अनुसूची 10 में है। और कौन से संबंध में? 92वां संविधान संशोधन है। देखिए दल बदल में क्या है कि दल बदल के अंतर्गत कोई भी अगर नेता है, ठीक ना, तो अपना पार्टी को बदल सकता है, लेकिन इसके पीछे भी कानून है। राजीव गांधी इसके पीछे भी एक कानून बना है कि कोई भी नेता अगर अपना दल बदल कर ही लेगा तो फिर पार्टी टूट जाएगी, कबो मन कबो भी टूट सकता है। और मान लो कि हमारी कोई पार्टी है, हमारे पास 50 विधायक है, ठीक, अगर हमसे कोई ज्यादा पैसा देने वाला दूसरे पार्टी का उनको खरीद ले तो मतलब कि हमारी पार्टी तो इसी तरह टूट जाएगी। तो इसके लिए भी कानून बना है कि आप दल बदल कर सकते हैं, आप पार्टी बदल सकते हैं तब तक जब आप जीते हुए, अगर आप चुनाव जीत गए हैं, जब तक आप सरकार में हैं आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। जब आपको चुनाव लड़ना होगा, अगला चुनाव लड़ना होगा, अगर आपको पर्चा भरना है, पर्चा भरना होता है ना चुनाव लड़ने के लिए, पर्चा भरने से पहले अगर आपका इच्छा है कि दूसरे पार्टी में जाएंगे तब बदल सकते हैं। जब तक सरकार है तब तक आप पार्टी को नहीं बदल सकते, है ना। हाँ, दल बदल बोली तो नहीं, दल बदल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कानून है। जैसे कि मान लो कि कोई चुनाव अब होने वाला है, ठीक ना, देखिए दल बदल बीच में नहीं हो सकता है, जब चुनाव होने वाला होता है ना तभी पार्टी बदलती इधर होते हैं। तो मतलब कि पर्चा भरने से पहले आप अगर हमारे पार्टी में है और मन है कि हम इनके पार्टी में नहीं जाएंगे, दूसरा पार्टी हमको प्रलोभन दे रहा है कि आपको ये पद देंगे या ये मुख्यमंत्री का पद देंगे, तो आप हमारे पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, बशर्ते अगर हमारी सरकार है। जब तक हमारी सरकार में है, हमारी कानून व्यवस्थाएं चल रही है, आप सरकार नहीं बदल सकते, आप पार्टी नहीं बदल सकते। पार्टी तभी बदलिएगा जब आपको चुनाव का समय आ गया, जब फार्म पर्चा भरने जा रहे हैं लोग, तो उस समय आप पार्टी को बदल सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका दल बदल हो गया। दल बदल किसमें है? आपको 92वां संशोधन हुआ अनुसूची 10 में। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो मतलब कि दल बदल बहुत हजार बार कंपटीशन का ये पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुसूची 11। देखिए अनुसूची 11 पंचायत राज को बताता है। अगर गांधी जी जीवित होते, बहुत देर हो गया, इसका भी 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ भारत के अंतर्गत। भारत के अंदर 1993 में हमारा यह जन्म है, 73वां संविधान संशोधन, है ना। तो 1993 के अंतर्गत जी आपका संविधान संशोधन किया गया, ठीक ना। गांधी जी ऐसा मानना था, अगर गांधी जी जीवित होते तो अगर उसी समय जब संविधान बना था ना,
तभी पंचायती व्यवस्था को लागू कर दिया गया। जैसे मुखिया को चुनाव पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक ना, पंचायत है ना, तो उसी समय लागू हो गया था। लेकिन गांधी जी मारे गए गोली के द्वारा, इसलिए नहीं रह गए। इसका सबसे बड़ा विरोधी जानते हैं कौन थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था नहीं आएगा। पंचायती राज व्यवस्था आएगा तो मुखिया लुटेरू होता है, मुखिया सब लूट कर खा जाएगा। अगर आप ही बताइए, मुखिया लुटेरू है तो कौन से, अगर मान लो कौन विधायक है उससे तो और बढ़कर लुटेरू है। तो मान लो कि मुखिया लुटेरू है तो पंचायती खत्म कर दो। अगर मान लो कि विधायक लुटेरू है तो क्या विधानसभा खत्म कर देंगे? और मान लो बड़ा बड़ा एमएलए नेता लुटेरू है, पैसा खूब अरबों खरबों में लूट लेते हैं, तो क्या करेंगे कि राज्यसभा खत्म कर दो, पार्लियामेंट खत्म कर दो? ऐसा नहीं है। उनका कहना था, इनके विरोधी थे वो पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए। कौन? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत के गांव का विकास करना होगा। अगर मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी बनाना है आपको, स्मार्ट सिटी अगर आपको बनारस को बनाना है, चाहे मान लो दिल्ली कलकत्ता को बनाना है, स्मार्ट सिटी बनेगा कैसे? उसमें स्मार्ट लोग जाएंगे तब ना स्मार्ट सिटी बनेगा जी। ये खाली अच्छा अच्छा चीज बनाने से होगा, उसमें स्मार्ट तरीके से लोग को रहने वाला होना चाहिए। और उसमें रहने वाले सबसे अधिक लोग गांव से जाते हैं कि नहीं? गांव से काम करने जाते हैं, और गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे। अगर गांव के लोग उस चीज को जानबे नहीं करेंगे तो जाकर फिर वही कूड़ेदान बनाएंगे, वहां को भी जैसे यहाँ रहते हैं वैसे रहेंगे वहां पर भी। तो गांधी जी कहना था, अगर भारत का विकास करना है और भारत को तरक्की करना है तो पहले आप गांव का विकास करिए, है ना। तो गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। गांधी जी का ऐसा कथन था। इसलिए देखना, महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा चलाया गया, उन्हीं के नाम पर चलाया गया था। महात्मा गांधी के नाम पर ग्राम सड़क योजनाएं चलाई गई, सारे उन्हीं के कानून थे, उन्हीं के द्वारा कथित बातें थी, उनको फिर कानून में लागू किया गया। तो अनुसूची 11 पंचायत राज व्यवस्था को बताता है। पंचायत राज व्यवस्था भारत में आया, भारत में तो बहुत लेट हो गया आते आते। अगर पहले पंचायत राज व्यवस्था आया होता तो आज हम लोग का गांव इतना पिछड़ा नहीं होता, गांव बहुत आगे होता, गांव का बहुत डेवलप हो गया होता। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पता 1993 में आ गया, उतना साल के बाद, आजादी के बाद आया, वो भी 73वां संविधान संशोधन हुआ तब आया, तो बहुत लेट आया ना। हाँ, उतना तो बहुत टाइम, उतना तो बहुत सारा विकास हो गया होता पंचायती राज व्यवस्था था। तो आपका अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। अनुसूची 12 ये अंतिम अनुसूची है। नगर पालिका, जैसे गांव है, गांव की कोई समस्याएं होती है तो ग्राम पंचायत होता है ना, उसमें जाकर कोई भी चीज बताते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बड़े शहर है, शहर के अंदर जैसे नाली उली है, जैसे कुछ पानी बह रहे हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं, कटौती हो रही है, तो किससे कहिएगा? अब उसमें जाकर नगर पालिका के अंतर्गत आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नगर पालिका में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। जो भी नगर पालिका में है, वार्ड उसमें भी होते हैं, नगर पालिका के अंदर भी वार्ड होते हैं, तो वार्ड के बात को सुनेंगे, वार्ड से जो भी लोग हैं जाकर नगर पालिका में अपनी जो भी समस्याएं कहेंगे और नगर पालिका वहां तक बात को पहुंचाएगा, दूर तक बात को, जहां भी है मेन हेड है, जैसे चेयरमैन होते हैं उसके अंतर्गत वहां बात को पहुंचाया जाता है। तो उस तरह से विकास होते हैं। तो अनुसूची 12 नगर पालिका का है, ठीक ना। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था है, और अनुसूची 10 दल बदल कानून का है। तो जितने अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़े, कोई समस्या नहीं हुआ। अनुसूची 12 हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग भाग पढ़ेंगे। तो अब लोग हम क्या करेंगे, अगला सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।